हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर फैमिली कुमार क्लासेस आगरा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जॉर्ज ऑरवेल पढ़ रहे हैं जो हमारे टीजीटी के सिलेबस में लगे हुए हैं और ये यूजीसी नेट में भी है। ओके, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ऑरवेल लगे हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, और इससे पहले हमने जॉर्ज ऑरवेल पर एक लेक्चर ले भी चुके हैं और उसकी वीडियो अपलोड भी कर दी है। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखी है तो पहले आप उसे देखना, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप कर पाएंगे। ओके, आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे जॉर्ज ऑरवेल पर और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, और फ्रेंड्स एक और बात, मैं जो टिक लगाऊंगा वो इस साइड में लगाऊंगा। ओके, जिससे पूरा नाम दिखाई दे। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज ऑरवेल्स रियल नेम वॉज। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नाम था, क्या था? रियल नेम, वास्तविक नेम क्या था? एरिक आर्थर ब्लेयर, आर्थर एरिक ब्लेयर, जॉर्ज आर्थर ऑरवेल, एरिक जॉर्ज ब्लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एरिक आर्थर ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 2, जॉर्ज ऑरवेल वॉज बोर्न ऑन। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था किस डेट को? 25 जून 1903, 25 जून 1905, 21 जनवरी 1903 और 3 जनवरी 1903। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 25 जून 1903। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे लिखना भी है और लर्न भी करना है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, जॉर्ज ऑरवेल वॉज बोर्न इन। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था, किस कंट्री में? लंदन, मोतीहारी इंडिया, पेरिस, ऑक्सफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीहारी इंडिया। ओके, ऑरवेल डाइड ऑन। ऑरवेल की जो मृत्यु हुई थी वो किस डेट को हुई? 21 जनवरी 1950, 25 जून 1950, 21 जनवरी 1949 और 3 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 21 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 5, ऑरवेल डाइड इन। ऑरवेल का जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लंदन, पेरिस, एडिनबर्ग, न्यूयॉर्क। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लंदन। उनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। ओके, जॉर्ज ऑरवेल वॉज पेन नेम ऑफ। जॉर्ज ऑरवेल किसका पेन नेम था? जॉर्ज इलियट, एरिक आर्थर ब्लेयर, जॉर्ज बर्नार्ड शो, आर्थर जॉर्ज ऑरवेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एरिक आर्थर ब्लेयर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑरवेल्स फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल वॉज। ऑरवेल का पहला पब्लिश्ड नोवेल था एनिमल फार्म, 1984, बर्मीज डेज, कमिंग अप फॉर ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बर्मीज डेज। बर्मीज डेज वॉज पब्लिश्ड इन। जो इनका पहला नोवेल बर्मीज डेज है वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1934, 1935, 1936, 1933। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1935। बर्मीज डेज जो नोवेल है वो 1935 को पब्लिश्ड हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन वॉज पब्लिश्ड इन। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुआ था? 1930, 1933, 1935, 1937। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1933। ओके, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन मेनली डील्स विद। यह जो वर्क है वो किसके साथ डील्स करता है?
वॉर, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, कोलोनियलिज्म ओनली और साइंस फिक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड होमलेसनेस, गरीबी और बेघर को डील करता है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑरवेल नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1936? कौन सा ऑरवेल का नोवेल 1936 में पब्लिश हुआ? कीप एंड एस्पिडिस्ट्रा फ्लाइंग, बर्मीज डेज, एनिमल फार्म, कमिंग अप फॉर ईयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, कीप द एपिडिस्ट्रा फ्लाइंग। द रोड टू वीगन पीयर वॉज पब्लिश्ड इन 1936, 1937, 1938, 1939। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1937। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द रोड टू वीगन पीयर मेनली एग्जामाइन्स वर्किंग क्लास कंडीशंस, रोमांटिक लव, विक्टोरियन सोसाइटी, कॉलोनियल इंडिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्किंग क्लास कंडीशंस। ओके, ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर ऑरवेल सपोर्टेड द, जो सिविल वॉर हुआ था उसके दौरान ऑरवेल ने किसको सपोर्ट किया? फासिस्ट, रिपब्लिकन साइड, ब्रिटिश आर्मी और मोनार्किस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिपब्लिकन साइड को सपोर्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ऑरवेल्स फेमस बुक ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर इज? ऑरवेल की कौन सी फेमस बुक है जो स्पेनिश सिविल वॉर पर है? होमेज टू कैटेलोनिया, बर्मीज डेज, एनिमल फार्म, कमिंग अप फॉर ईयर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, होमेज टू कैटेलोनिया। क्वेश्चन नंबर 18, होमेज टू कैटेलोनिया वॉज पब्लिश्ड इन, जो ये बुक है होमेज टू कैटेलोनिया का पब्लिश हुई थी 1937, 1938, 1939, 1940। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1938। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कमिंग अप फॉर ईयर वॉज पब्लिश्ड इन, जो ये बुक है कमिंग अप फॉर ईयर कब पब्लिश हुई थी? 1938, 1939, 1940, 1941। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। एनिमल फार्म, जो ये एनिमल फार्म बुक है ये एक नोवेला है। एनिमल फार्म वॉज पब्लिश्ड इन 1944, 1946, 1947। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1945, 1945। ओके, यह एक एलिगोरिकल नोवेला है। क्वेश्चन नंबर 21, द सब टाइटल ऑफ एनिमल फार्म इज? एनिमल फार्म जो नोवेला है उसका सब टाइटल क्या है? ए पॉलिटिकल स्टोरी, ए फेयरी स्टोरी, ए सोशलिस्ट स्टोरी, ए मॉडर्न फेबल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए फेयरी स्टोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, एनिमल फार्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए? जो एनिमल फार्म नोवेला है वो सबसे अच्छा किसे डिस्क्राइब करता है, किसका वर्णन करता है? एलिगोरिकल नोवेला, हिस्टोरिकल नोवेल, रोमांटिक नोवेल और गॉथिक नोवेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एलिगोरिकल नोवेला। ओके, एनिमल फार्म इज चीफली एन एलिगोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन एंड स्टालिनिज्म, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द रशियन रेवोल्यूशन एंड स्टालिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 24, ओल्ड मेजर इन एनिमल फार्म रिप्रेजेंट्स? जो ओल्ड मेजर है वो है नोवेला एनिमल फार्म में किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टालिन, मार्क्स
या लेनिन एंड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, ट्रॉट्स्की और चर्चिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मार्क्स लेनिन एंड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है गोल्ड मेजर। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन रिप्रेजेंट्स एनिमल फार्म। जो नोवेला है, स्टोरी है, उसमें नेपोलियन किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रॉट्स्की, स्टालिन, लेनिन, हिटलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टालिन। नेपोलियन स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, स्नोबॉल रिप्रेजेंट करता है स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन, हिटलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रॉट्स्की। स्नोबॉल ट्रॉट्स्की को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 27, बॉक्सर रिप्रेजेंट्स। जो बॉक्सर है, बॉक्सर कौन होता है? एक हॉर्स होता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग हॉर्स होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? द एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास, द बॉर्जियसी, द एरिस्टोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्क्वीलर मेनली रिप्रेजेंट। जो स्क्वीलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मिलिट्री पावर, प्रोपेगेंडा, फार्मिंग, एजुकेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेगेंडा। क्वेश्चन नंबर 29, बेंजामिन इन एनिमल फार्म इज अ। एनिमल फार्म जो बुक है उसमें बेंजामिन कौन है? हॉर्स, डंकी, पिग, डॉग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डंकी। कौन? डंकी। मिस्टर जॉन्स रिप्रेजेंट्स। मिस्टर जॉन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जार निकोलस सेकेंड, स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जार निकोलस सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टेटमेंट ऑल एनिमल्स आर इक्वल इज एसोसिएटेड विद 1984, एनिमल फार्म, बर्मिश डेज, होमेज टू कैटेलोनिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल फार्म। यह जो नोवेला एनिमल फार्म है उसका स्टेटमेंट है। ओके, उसमें दिया गया है ऑल एनिमल्स आर इक्वल। ये जो 7 कमांडमेंट्स हैं उसमें से ही ये एक कमांडमेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, द सेंट्रल कंसर्न ऑफ एनिमल फार्म इज एब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, रोमांटिसिज्म, नेचर, रिलीजियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एब्यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर। द पिग्स इन एनिमल्स फार्म रिप्रेजेंट द। जो एनिमल फार्म में पिग्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रूलिंग इलाइट, वर्किंग क्लास, पीजेंट्स और फॉरनर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रूलिंग इलाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द डॉग्स आर यूज्ड बाय नेपोलियन एज his instruments of power and repression, farm workers, teachers, diplomats। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, his instruments of power and repression। क्वेश्चन नंबर 36, the windmill primarily symbolize manipulated labor and political propaganda, रिलीजन, एजुकेशन, डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैनिपुलेटेड लेबर एंड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। क्वेश्चन नंबर 37, एट द एंड ऑफ एनिमल फार्म द पिग्स बिकम indistinguishable from other animals, humans, children,
सोल्जर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमंस। एनिमल फार्म चीफली क्रिटिसाइजेस, जो एनिमल फार्म है वो किसको क्रिटिसाइज करता है? स्टालिनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म ओनली, रोमेंटिसिज्म और फेमिनिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टालिनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म। Question number 39. Orwell is most accurately associated politically with democratic socialism, fascism, absolute monarchy और नाजीज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ऑरवेल स्ट्रांगली अपोज्ड, ऑरवेल किसके अपोज थे? टोटलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोटलिटेरियनिज्म। ओके। क्वेश्चन नंबर 41. 1984 वॉज पब्लिश्ड इन, जो ये बुक है, नोवेल की जो बुक है 1984, वो कब पब्लिश हुई थी? 1947, 1948, 1949, 1950। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1949 में ये बुक पब्लिश हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42. 1984 इज ऑरवेल्स, 1984 ऑरवेल की है, क्या है? सेकंड नोवेल, थर्ड नोवेल, पेन अल्टीमेट नोवेल, लास्ट पब्लिश्ड नोवेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये उनका लास्ट पब्लिश्ड नोवेल है। ओके। क्वेश्चन नंबर 43. 1984 इज अ, 1984 जो नोवेल है वो क्या है? डायस्टोपियन नोवेल, पेस्टोरल नोवेल, रोमांटिक नोवेल और हिस्टोरिकल नोवेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डायस्टोपियन नोवेल। ये एक डायस्टोपियन टाइप का नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 44. द प्रोटागोनिस्ट ऑफ 1984 इज, 1984 नोवेल का प्रोटागोनिस्ट कौन है? इस कहानी का प्रोटागोनिस्ट कौन है? विंस्टन स्मिथ, ओब्रियन, एमानुएल गोल्डस्टीन और साइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विंस्टन स्मिथ। ओके, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45. विंस्टन स्मिथ वर्क्स एट द, विंस्टन स्मिथ किस में वर्क करते थे? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 46. द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ मेनली डील्स विद, ये जो मिनिस्ट्री थी वो किसके साथ डील्स करती थी? रीराइटिंग इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री, मिलिट्री ट्रेनिंग, फूड प्रोडक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रीराइटिंग इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री। ये जो मिनिस्ट्री थी ये हिस्ट्री को द्वारा लिखती थी। ओके, अपने हिसाब से। जो उस टाइम का जो वहाँ का मेन लीडर था जिसे बिग ब्रदर कहते थे, तो वह जो भी हिस्ट्री थी, सही हिस्ट्री थी, उसको तोड़ मरोड़ कर लिखवा रहा था उसके फेवर में। ओके, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 47. द मिनिस्ट्री ऑफ लव इज चीफली एसोसिएटेड विथ, ये वाली मिनिस्ट्री किससे एसोसिएटेड थी? पनिशमेंट एंड सर्विलेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एंटरटेनमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, पनिशमेंट एंड सर्विलेंस। मिनिस्ट्री का नाम तो लव पर रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लव, लेकिन यह मिनिस्ट्री पनिशमेंट देती थी और यह बहुत ही पैनी नज़र रखती थी लोगों पर। क्वेश्चन नंबर 48. द मिनिस्ट्री ऑफ पीस इज एसोसिएटेड विद, जो मिनिस्ट्री ऑफ पीस थी वो किससे संबंधित थी? वॉर, एजुकेशन, जस्टिस, लिटरेचर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वॉर से। पीस मीन्स शांति होती है, लेकिन यहाँ
वॉर से एसोसिएटेड है, वॉर से संबंधित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 49, द मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रेशनिंग, वॉर, रिलीजन, पुलिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रेशनिंग। क्वेश्चन नंबर 50, बिग ब्रदर सिम्बोलाइज। यस, जो बिग ब्रदर है वो किसका प्रतीक है? टोटलिटेरियन अथॉरिटी, डेमोक्रेसी, फैमिली और रिलीजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोटलिटेरियन अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 51, विंस्टन स्मिथ लवर इज। जो इसका प्रोटैगोनिस्ट है विंस्टन स्मिथ, उसकी लवर है, उसका क्या नाम है? जूलिया, कैथरीन, शिम, मिसेस पार्सन्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूलिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 52, ओब्रियन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ पार्टी इंटेलेक्चुअल या इनफोर्सर, जर्नलिस्ट, स्कूल टीचर, सोल्जर ओनली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टी इंटेलेक्चुअल या इनफोर्सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, Emmanuel Goldstein represents opposition to the party, Big Brother, the Thought Police, the Government Minister। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, opposition to the party। क्वेश्चन नंबर 54, the Thought Police control thought and dissent, food, education, trade। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, thought and dissent। Question number 55, Newspeak is the party's controlled official language, a foreign language, an ancient language, a military code। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द पार्टीज कंट्रोल ऑफिशियल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 56, द पर्पस ऑफ न्यूज़स्पीक इज टू। इस न्यूज़स्पीक का पर्पस क्या है? लिमिट फ्रीडम ऑफ थॉट, इम्प्रूव पोइट्री, प्रोमोट डेमोक्रेसी और प्रेजर हिस्ट्री। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई, लिमिट फ्रीडम ऑफ थॉट। क्वेश्चन नंबर 57, डबल थिंक मीन्स एक्सेप्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज सिमल्टेनियसली, रीडिंग टू बुक्स, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, राइटिंग सीक्रेटली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्सेप्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज सिमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 58, रूम 101 इज एसोसिएटेड विथ अल्टीमेट साइकोलॉजिकल पनिशमेंट, ए लाइब्रेरी, ए स्कूल, पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्टीमेट साइकोलॉजिकल पनिशमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, द स्टेटमेंट 2 + 2 = 4 सिम्बोलाइजेस पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ट्रूथ, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, फ्रीडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ट्रूथ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है 2 + 2 = 5। ये किसको सिम्बलाइज करता है? ये पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ट्रूथ, ये सत्य पर, जो सच होता है उस पर कंट्रोल करता है। ओके। अगर पॉलिटिकल पावर करप्ट है तो वह अगर ये चाहती है, ये सुनना चाहती है 2 + 2 5, तो आपको यही कहना पड़ेगा। हालांकि आप जानते हैं कि 2 + 2 4 होता है। अगर आप 4 कहेंगे तो वो जो करप्ट गवर्नमेंट है वो है आपको बहुत ही परेशान करेगी। ओके, ये इसमें दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा नोवेल है, 1984 नोवेल का नाम है। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, द आइडिया
Who controls the past, controls the future. Concerns. Control of history, romanticism, nature, religion. Correct answer है ऑप्शन ए, कंट्रोल ऑफ हिस्ट्री. Question number 61. Politics and the English language is a essay, novel, poem, play. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज. ये ऐसे है जॉर्ज ऑरवेल का. पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन, ये ऐसे का पब्लिश्ड हुआ 1945, 1946, 1947, 1948. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1946. ओके. क्वेश्चन नंबर 63. In politics and the English language, Orwell criticizes bad and vague political language, poetry, drama, science. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, bad and vague political language. Question number 64. Shooting an elephant is a essay, novel, poem, biography. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे. शूटिंग एन एलिफेंट यह एक ऐसे है जॉर्ज ऑरवेल का. क्वेश्चन नंबर 65. द मेजर थीम ऑफ शूटिंग एन एलिफेंट इज colonialism and imperialism, romantic love, industrialization और medievalism. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, colonialism and imperialism. Question number 66. A hanging is connected with Orwell's experience in colonial Burma, the Spanish Civil War, World War I, England. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, colonial Burma. Question number 67. Why I Write discusses Orwell's motives for writing, his childhood only, his travels, his novels only. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, Orwell's motives for writing. Question number 68. In politics and the English language, Orwell emphasizes clear and simple political writing, religious writing, scientific writing, dramatic writing. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लियर एंड सिंपल पॉलिटिकल राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 69. ए मेजर फीचर ऑफ ऑरवेल्स प्रोज इज क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस, एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन, ऑब्सक्योरिटी और मैथोलॉजिकल स्टाइल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस. क्वेश्चन नंबर 70. Orwell wants that political language can concern truth, always reveal truth, improve democracy automatically or eliminate propaganda. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, conceal truth. Question number 71. Orwell belongs. Question number 71. Orwell belongs primarily to the modern period, romantic period, Victorian period, restoration period. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मॉडर्न पीरियड. जैसा कि उनकी डेट ऑफ बर्थ से ही आपको पता है और डेट ऑफ डेथ से भी आपको पता है. ओके. Orwell's major literary career belongs to the 20th century, 18th century, 19th century, 21st century. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 20th century. Question number 73. A recurring theme in Orwell's writing is political oppression, courtly love, medieval chivalry, mythology. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, political oppression. Question number 74. The main purpose of Orwell's political writing is exposing oppression and propaganda,
एंटरटेनिंग एरिस्टोक्रेट्स, प्रोमोटिंग मोनार्की और एस्केपिंग पॉलिटिक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। एक्सपोजिंग ऑपरेशन एंड प्रोपेगेंडा, उसको एक्सपोज करना प्रोपेगेंडा को, और जो नारी होती है उसके उत्पीड़न को एक्सपोज करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 75, विच सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड ऑरवेल? कॉलोनियल बर्मा, पॉवर्टी एंड द स्पेनिश सिविल वॉर, ओनली यूनिवर्सिटी लाइफ, ओनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ओनली लंदन सोसाइटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, colonial Burma, poverty and the Spanish Civil War. Question number 76. The protagonist of Keep the Epidstra Flying is Gordon Comstock, Winston Smith, Johnny Flory, George Bowling. Correct answer है ऑप्शन ई, Gordon Comstock. Okay. Question number 77. The protagonist of Burmese Days is John Flory, Gordon Comstock, George Bowling, Winston Smith. Correct answer है ऑप्शन ए, John Flory. Question number 78. The protagonist of Coming Up for Air is George Bowling, John Flory, Winston Smith, Boxer. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, जॉर्ज बॉबलिंग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77. एनिमल फार्म इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एलिगोरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रामाटिक मोनोलॉग, एपिस्टोलरी टेक्निक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, एलिगोरी। क्वेश्चन नंबर 80. 1984 is a major example of dystopian fiction, pastoral, comedy of manners, Bildungsroman. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, dystopian fiction. क्वेश्चन नंबर 81. Freedom is an Orwell's writing, a central concern, a minor concern, of no importance, only a comic device. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, ए सेंट्रल कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 82. ऑरवेल वॉज मोस्ट कंसर्न अबाउट टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ओनली और ट्राइबल गवर्नमेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 83. द मेन प्रोपेगेंडिस्ट in animal farm is Spiller, Boxer, Benjamin, Clover. करेक्ट आंसर है स्पीलर। फ्रेंड्स, ये स्पीलर ही होता है जो प्रोपेगेंडा करता रहता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 84. क्लोवर इन एनिमल फार्म इज, जो नोवेला एनिमल फार्म है इसमें क्लोवर कौन होता है? हॉर्स, पिग, शीप, डॉग। करेक्ट आंसर है हॉर्स। क्लोवर भी एक हॉर्स होता है और बॉक्सर भी एक हॉर्स होता है। बॉक्सर हार्ड वर्किंग होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 85. मोली इन एनिमल फार्म रिप्रेजेंट्स ए प्रिविलेज्ड सेल्फ इंटरेस्टेड क्लास। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 86. द शीप इन एनिमल फार्म रिप्रेजेंट्स अनथिंकिंग मासेस, इंटेलेक्चुअल्स, एरिस्टोक्रेट्स और रिवोल्यूशनरीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनथिंकिंग मासेस। क्वेश्चन नंबर 87. 4 legs good, 2 legs bad is a पॉलिटिकल स्लोगन, पोएम, लॉ, सॉन्ग टाइटल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक पॉलिटिकल स्लोगन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 88. नेपोलियंस रूल इन एनिमल फार्म इज डिक्टेटोरियल, डेमोक्रेटिक, लिबरल, कॉन्स्टिट्यूशनल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेपोलियन का जो रूल होता है वो किस तरह का होता है? डिक्टेटोरियल टाइप का। ओके। क्वेश्चन नंबर 89.
The central message of Animal Farm is that revolution can be corrupted by power. Animals should rule humans. Farming is easy. Democracy is unnecessary. Correct answer है option A. Revolutionary can be corrupted by power. Question number 90. In Orwell's work, propaganda and language are related because language can be used to manipulate people. Language cannot influence politics. Propaganda always tells truth. और language is irrelevant. Correct answer है option A. Language can be used to manipulate people. Language का यूज़ करके भाषा के द्वारा लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 91. ए मेजर सिंबल ऑफ सर्विलेंस इन 1984 इज बिग ब्रदर, बॉक्सर, स्नोबॉल, कोल्ड मेजर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिग ब्रदर. विंस्टन्स मेन स्ट्रगल इज अगेंस्ट द टोटलिटेरियन पार्टी, फैमिली, नेचुरल वर्ल्ड, एजुकेशन सिस्टम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टोटलिटेरियन पार्टी. ओके. क्वेश्चन नंबर 93. जूलियास रिबेलियन अगेंस्ट द पार्टी इज प्राइमरली पर्सन एंड प्राइवेट, ए पब्लिक पॉलिटिकल लीडरशिप, ए मिलिट्री रिवॉल्यूशन, ए पार्लियामेंट्री इलेक्शन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल एंड प्राइवेट. क्वेश्चन नंबर 94. चेंजिंग हिस्ट्री इन 1984 serves to control people's understanding of reality, improves education, preserve truth, encourage freedom. Correct answer है ऑप्शन ए, control people's understanding of reality. Okay. Question number 95. For Orwell, truth is closely connected with individual freedom and political honesty, propaganda, totalitarianism, censorship. Correct answer है ऑप्शन ए, individual freedom and political honesty. Question number 96. Orwell's prose is famous for being clear, plain and precise, highly ornamental, extremely obscure और medieval. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लियर, प्लेन एंड प्रीसाइज. क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑरवेल वर्क इज बेस्ड ऑन द स्पेनिश सिविल वॉर? होमेज टू कैटेलोनिया, एनिमल फार्म, बर्मीज डेज, कमिंग अप फॉर ईयर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होमेज टू Catalonia. Question number 98. Which Orwell novel presents a dystopian future society? 1984, Animal Farm, Burmese Days, Keep the Appidistra Flying. Correct answer है ऑप्शन ए, 1984. Okay. Question number 99. Animal Farm and 1984 share a concern with abuse of power and political control, romantic love, nature worship, medieval history. Correct answer है ऑप्शन ए, abuse of power and political control. और क्वेश्चन नंबर 100. जॉर्ज ऑरवेल is chiefly remembered as a novelist, essayist and political writer, romantic poet, dramatist, medieval scholar. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नॉवलिस्ट, एसिस्ट एंड पॉलिटिकल राइटर. फ्रेंड्स, ये आज के हमारे 100 MCQs थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और इनको आपको देखना है, लर्न करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करना है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.